नमस्कार बच्चों। आज जो वीडियो लेक्चर है वो विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 1 जिनका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इनको लेकर मैं आप सबके बीच में प्रस्तुत हुआ हूं। इस अध्याय के बारे में विस्तार से समझने के लिए शुरू से लेकर अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे या क्या क्या अध्ययन करेंगे वो सारा एक समरी के रूप में मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे डाल दिया है। आप इसको देख सकते हो। पहले हम फसल के बारे में पढ़ेंगे, फिर फसलों के प्रकार पढ़ेंगे, फिर जो जो कृषि क्रियाकलाप होंगे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मिट्टी की तैयारी, बुआई, खाद देना, सिंचाई, फसल सुरक्षा, निराई, कटाई एवं भंडारण। इसके बाद हम जुताई क्या होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ में जो जो कृषि के यंत्र होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। वो कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, किस प्रक्रिया में प्रयोग होते हैं, बुआई क्या है। ऐसे ऐसे करते करते ये जो समरी आपके सामने नजर आ रही है इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसकी शुरुआत करें इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी जीव है, छोटा है, बड़ा है, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। चाहे वो भोजन पौधों से प्राप्त करता हो, चाहे वो जंतुओं से प्राप्त करता हो। हम बात करें हम मनुष्यों की, हमें भी भोजन की आवश्यकता होती है। आपको ध्यान होगा, आप दिन भर जो कार्य करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, पढ़ते हैं, इन सभी कार्यों में आपने एक चीज को ध्यान दिया, एक बात को ध्यान दिया होगा। कौन सा? जब जब ये कार्य हम करते हैं कुछ देर के बाद में हमें भोजन की आवश्यकता महसूस होने लगती है और हम भाग के जाते हैं, मम्मी मम्मी आज भोजन में क्या बना है, आज क्या खिलाओगे मम्मी। तभी मम्मी आपको सिंपली कहती है, बेटा आज ये भोजन बना है, ये चाहिए तो आपको ये खिला देते हूँ मैं। और क्योंकि हमें वही खाना पड़ेगा जो मम्मी जिस दिन जो भोजन बनाती है हम उसको ले लेते हैं। लेकिन ये भोजन हमें क्यों चाहिए, इसका जवाब हम पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं। क्योंकि इन सब जीवन की सभी प्रक्रियाएं जो अभी मैंने बताई, इनके लिए भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। बच्चों, आप जानते हैं कि भोजन के जो हमारे स्रोत हैं वो पादप स्रोत भी है, जातक स्रोत भी है, जो कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। और ये पादप स्रोत होते हैं, उनके अंदर से आप अपने किचन के अंदर जो भोजन बनता है उन पे नजर डालते हैं। रोटियां बनी, सब्जियां बनी, ठीक है, जो भी पकाया गया है वो सारे कौन है? पादप स्रोत से तो है। ठीक है, आपने दूध पिया, लस्सी पी, मक्खन खाया, ये सारे कौन? जातक स्रोत। दूध, दही, लस्सी को प्राप्त करने के लिए पशुओं को पाला जाता है, वो पशुपालन कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे भोजन का जो मुख्य भाग है, जिसको हम रोटियां कहते हैं, सब्जियां कहते हैं, ये सब कहां से? पौधों से आते हैं। और पौधों को हमें, या दूसरे शब्दों में ये कहिए कि हमारे जो किसान भाई हैं खेतों में पैदा करते हैं, खेतों में उनका उत्पादन करते हैं, या खेती करके जो जो अनाज हमें चाहिए उनको हमारे तक भेजते हैं हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। आज हम इसी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जो अनाज हैं वो हमारे भोजन के रूप में हैं, जो आए हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है, कैसे पैदा किया जाता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे बच्चों इस अध्याय के अंदर। लेकिन मैं आपको एक बार हमारे पीछे के इतिहास की तरफ ले चलता हूँ। बच्चों, जब से मनुष्य इस पृथ्वी पे अवतरित हुआ है तब से ही उसको भोजन की आवश्यकता है, और तभी से भोजन
जो मनुष्य प्राप्त कर रहा है वो दोनों स्रोतों से ही प्राप्त कर रहा है, मानव स्रोत से भी और जंतु स्रोत से भी। जब हम आदि मानव के रूप में थे, हमें ज्यादा ज्ञान नहीं था, हमारा मस्तिष्क का विकास नहीं था, तभी हम पेड़ पौधों के फल फूल जो भी कंदमूल होते थे उनको खा लेते थे, और जो अन्य जो जानवर आते थे तो उनको शिकार करके भी खा लेते थे। लेकिन जैसे जैसे मस्तिष्क का विकास हुआ, मनुष्य सभ्य बना और उन्होंने एक नई खोज को इजाद किया, वो थी कृषि करना, खेती करना मनुष्य ने सीख लिया। और तब से भोजन जो कि पादप स्रोतों से प्राप्त होता है वो हमारे पास में काफी मात्रा में आने लगा। इससे हमें उस भोजन की प्राप्ति के कारण हम एक जगह रहने लगे, गांव बसा लिए, कॉलोनियां बसा ली, शहर बसा लिए। और एक दिन हमें महसूस हुआ कि हमारा भोजन जो सबसे ज्यादा पेड़ पौधों से ही प्राप्त हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा इस भोजन को कैसे प्राप्त किया जाए। सोचना शुरू कर दिया मनुष्य ने। फिर सोचते सोचते उसने एक प्रारूप तैयार किया, मैं ऐसे ऐसे ये वाले पौधे अगर मेरे खेत में उगा लेता हूं तो उससे ये भोजन प्राप्त होगा, ये अनाज प्राप्त होंगे, या ये सब्जियां प्राप्त होंगी। अगर ये मेरे पास ये प्राप्त हो जाती है तो मैं उसकी सुरक्षा कैसे करूंगा घर में रख के, और उसका भंडारण कैसे करूंगा, इन सब के बारे में उसने सोचना शुरू किया। और वो सारे का सारा एक प्रारूप के रूप में, एक लिखित जो हम सारिणी बनाते हैं उसके रूप में यहां उन्होंने व्यवस्थित कर लिया। और धीरे धीरे और उसने उस प्रारूप को अपने जो अनाज पैदा करने के जो खेत थे उनमें लागू करना शुरू कर दिया। और तभी से ही दिन प्रतिदिन अनाज का उत्पादन जहां जहां किसान खेती करते हैं वहां बढ़ता जा रहा है। और इसी प्रारूप को जो मनुष्य ने प्रारंभिक रूप में जब कृषि करना शुरू किया था, जो सोचा था यहाँ पर मस्तिष्क में, उसी को ही हम इस अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रारूप कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि जैसे आप विद्यालय के अंदर पढ़ते हो, आप हिंदी का सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हो, विज्ञान का लेके पढ़ रहे हो, संस्कृत का लेके पढ़ रहे हो, आप सोचते हो पहले कि आज मुझे कितने बजे से कितने बजे तक विज्ञान पढ़ना है, कितने बजे से कितने बजे तक हिंदी संस्कृत पढ़ते हैं, एक टाइम टेबल सा बनाते हो, यहाँ बनाते हो, फिर उसको कागज पे डाल लेते हो। फिर उसके अंदर आप ये भी सोचते हो कि मुझे विज्ञान में कितने मार्क्स चाहिए, हिंदी में कितने चाहिए, साइंस में कितने चाहिए। और यहाँ से आपने एक टारगेट फिक्स कर लिया कि साल के अंत में मुझे क्लास में कौन सी पोजीशन प्राप्त करनी है, प्रथम करनी है, द्वितीय करनी है, इस तरह से जो भी पोजीशन। अगर ये टारगेट बना के चलते हैं हम, से साल के अंत में क्या करते हैं, हमारा टारगेट पूरा हो जाता है। इसी तरह से हमें भी अगर भोजन की प्राप्ति के बारे में बात करें तो पेड़ पौधों को जो हम खेतों में उगाते हैं, जो किसान भाई खेतों में उगाते हैं, वो भी एक टारगेट रखते हैं, प्रारूप तैयार करते हैं। उस प्रारूप को ही हम प्रबंधन के रूप में या प्रबंध के रूप में कहते हैं। उसी के बारे में हम आइए इसके बारे में विचार करते हैं। बच्चों, शुरुआत करते हैं हम फसल से। फसल क्या होती है? देखिए फसल क्या होती है। खेत के अंदर एक ही प्रकार के अनाज पैदा करने के लिए जो पौधे उगाए जाते हैं, एक विशाल क्षेत्र के अंदर एक ही प्रकार के जो पौधे उगाए जाते हैं, उन्हीं पौधों को हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे समझे, मान लो एक किसान है, वो खेत के अंदर गेहूं की खेती कर रहा है, तो उसका जो भी खेत है 1 एकड़ का है, 2 एकड़ का, 5 एकड़ का, जितने एकड़ का है, उसमें सिर्फ वो गेहूं के पौधे उगा देते हैं। और वो विशाल क्षेत्र है, वो कौन है? एक ही क्षेत्र है और उसमें एक ही प्रकार के पौधे। तो उस खेत के अंदर जो फसल, जो पौधे हैं, वो क्या कहलाए? फसल कहलाए। इसी प्रकार से अगर वो सरसों उगाना चाहता है तो सरसों के नामक फसल को कहेंगे, उस खेत में उगाई गई है। आप जब घर से बाहर निकले, अपने गांव से बाहर निकले, अपने शहर से बाहर निकले,
रोड के दोनों तरफ देखिए, खेत नजर आएंगे, खेतों के छोटे छोटे टुकड़े भी नजर आएंगे, कुछ बड़े बड़े टुकड़े भी नजर आएंगे। फिर उन गौर से देखिए उन खेतों के टुकड़ों में कौन कौन से पौधे उगा रखे हैं। गेहूं का है, सरसों का है, ज्वार है, कपास है, बाजरा है, कुछ भी है जो आप देखिए उन पे अपना अवलोकन उन पे करिए, तो आपको पता लग जाएगा कि इस खेत के अंदर कौन सा पौधा है तो वो कौन सी फसल है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम अगला जो हमारा पॉइंट बनता है उस पे चलते हैं, फसलों के प्रकार। अभी हमने बात की गेहूं एक फसल है, कपास एक फसल है, बाजरा एक फसल है, ज्वार एक फसल है, पशुओं को जो चारा देते हैं बरसीम होती है वो भी एक फसल है। आपके घर में फल के रूप में आम आता है, अमरूद आता है, अनार आता है, ये भी फसल, क्योंकि किसान बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं अपने खेतों के अंदर इन्हीं की पैदावार करते हैं विशाल क्षेत्र में, तो ये भी फसल है। ठीक है, लेकिन ये जो पौधा गेहूं है या ज्वार है या बाजरा है या बरसीम है, इसको कौन से क्षेत्र में कौन से मौसम में कब बोया जाए और कब काटा जाए, यानी मौसम के आधार पे, यही कहिए कि ऋतुओं के आधार पे अगर फसलों का वर्गीकरण किया जाए तो मुख्यतः फसलें दो प्रकार की होती है। यहाँ देखिए खरीफ फसल, रबी फसल, आप देख पा रहे हैं खरीफ की फसल और रबी की फसल। पहले हम लेते हैं खरीफ फसल। खरीफ की फसलें क्या होती हैं हमारे देश में? अगर हम देखें जो जून जुलाई में बरसात शुरू होती है उस समय जो फसलें किसान खेतों में बोता है उन फसलों को हम खरीफ की फसलें कहते हैं। हमारे देश के कई हिस्सों में बारिश जून से लेकर सितंबर तक चली जाती है। कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जिनके अंदर ये बारिश का जो काल है, बादलों से जो बारिश आने वाली है, वर्षा जो होने वाली है वो छोटा हो जाता है, कुछ में लंबा हो जाता है। तो आमतौर पे देखा जाए इसको हम खरीफ फसलें वो कहेंगे जो फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं या बोई जाती हैं, जो जून से सितंबर तक हिंदुस्तान के अंदर या कहीं भारत के अंदर बने रहते हैं, उस ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें खरीफ फसलें कहते हैं। वर्षा ऋतु जून जुलाई यानी गर्मी का मौसम है। अब आप दोबारा घर से निकलिए, जब भी घूमने जाएं फिर खेतों की तरफ नजर डालिए। इस पीरियड के अंदर जो वर्षा का पीरियड है, जो वर्षा का जो काल चल रहा है, वर्षा की जो जलवायु जो मौसम चल रहा है, इसके दौरान खेतों पे नजर डालिए क्या अब कौन सी फसल है खेत में। आप देख पाएंगे किसी खेत के अंदर बाजरा बो रखा है, किसी के अंदर गंवार है, किसी में मूंग है, किसी में मोठ है, किसी में कपास है कि नहीं? अब आप जाके देखेंगे किसी में मक्का है। ये सारे कौन है? ये सभी किसमें आते हैं बच्चों? खरीफ फसल में आते हैं। तो खरीफ की जो फसलें हैं उनके उदाहरण आपके सामने आ गए। ठीक है, कुछ उदाहरण ये खरीफ की फसल की जो परिभाषा जो बताई है इसके साथ में मैंने बताए, और इनसे अलग और भी जो उदाहरण बनते हैं आप जब आप खेतों की तरफ नजर डालेंगे आपके पास और भी उदाहरण आ जाएंगे। घर पे अपने जो बड़े मम्मी पापा भाई बहन हैं उनसे पता कीजिए और कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं खरीफ की फसलों के। आगे चलिए रबी की फसल। रबी की फसल कौन होती है? किसे कहते हैं रबी की फसल? वो सारी फसलें जो शीत ऋतु में बोई जाती है, यानी सर्दियों में किसान अपने खेतों में जिन फसलों के पौधे उगाता है बीजों के द्वारा, उन फसलों को हम क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। तो रबी की फसल क्या हुई? सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। कौन कौन से इसके उदाहरण हैं? चना है,
सरसों है, मटर है कि नहीं? आपके आसपास में आपने देखा होगा पशुओं को जो चारा डाला जा रहा है सर्दियों में, वर्षे में, ये सारे कौन? ये सारे रबी की फसलों के उदाहरण हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर इनसे और ज्यादा उदाहरण आपको देखने हैं तो घर से निकलिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए, और खेतों पे नजर डालिए और फिर देखिए खेतों में कौन कौन सी फसलें पैदा की गई है किसानों के द्वारा। अगर आप गर्मी में निकलेंगे तो खरीफ की फसलें होंगी, और सर्दी में खेतों पे जाएंगे तो वहां जो देखेंगे वो रबी की फसलें होंगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद किसान ने अपने खेतों में गर्मियों में जो फसल उगाई है या सर्दियों में जो फसल उगाई है, उस फसल को उगाने के लिए उसने कौन कौन से क्रियाकलाप खेत में किए या वो करेगा, इन क्रियाकलापों के बारे में बात करते हैं। कृषि क्रियाकलाप, फसल उत्पादन के लिए किसान अपने खेत के अंदर जो जो कार्य करता है, जो जो कृषि पद्धतियां अपनाता है, उन्हीं सभी को ही हम कृषि क्रियाकलाप कहते हैं। जैसे मिट्टी की तैयारी करना बीज बोने से पहले, ताकि बीजों का आसानी से अंकुरण हो, उसने मीन्स किसान ने उस मिट्टी को कैसे तैयार किया है, उसको मिट्टी की तैयारी करना कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्रियाकलाप होगा बुआई होगा, फिर खाद देना या उर्वरक देना, फिर पौधों के अंदर पानी डालना है, उनको भी तो प्यास लगती है हमारी तरह से, क्योंकि जो जीवित रहता है उसको भोजन के साथ साथ में पानी की भी आवश्यकता होती है। तो सिंचाई करना, फसलों की अगर जो पौधे उग के तैयार हो चुके हैं बीजों से, उनकी सुरक्षा करना, निराई करना, कढ़ाई एवं भंडारण, ये जो क्रियाकलाप होंगे वो कृषि क्रियाकलाप कहलाते हैं और किसान के द्वारा खेतों में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं क्रियाकलापों को हम आगे यहाँ विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, पहला क्रियाकलाप लेते हैं मिट्टी की तैयारी। बच्चों ये जो क्रियाकलाप है मिट्टी की तैयारी, एक अहम क्रियाकलाप है फसल उत्पादन। अहम उत्पादन, फसल उत्पादन का किसान द्वारा खेत के अंदर फसली पौधों को बोना और उनके जो बीजों से या उनके फलों को या उनकी पत्तियों को जो भी भोजन के रूप में प्रयुक्त होंगे उनको उत्पादित करना फसल उत्पादन कहलाता है। और इसी फसल उत्पादन के लिए जो क्रियाकलाप किया गया है उसमें पहला क्रियाकलाप मिट्टी की तैयारी करना ही आता है। अब मिट्टी की तैयारी कैसे की जाती है? मान लेते हैं आप किसान, हम किसान, और हम खेत में चले गए किसी फसल की पैदावार करने। वहां सबसे पहले हम अपने खेत के अंदर देखेंगे कि आज या इस वर्ष मुझे गेहूं का पौधा बोना है, सरसों का पौधा बोना है, या पौधा ने कहिए यहाँ पर फसल शब्द का प्रयोग कीजिए। फसल, गेहूं के लिए फसल की तैयारी करनी है या सरसों के लिए ये खेत तैयार करना। सबसे पहले उस खेत के अंदर जो भी बेकार के पौधे उगे हुए हैं, है ना, उनको खेत से हटा देना। आप कस्सी से हटाएं, दांती से उखाड़ें, कसोले से उखाड़ें, हाथों से उखाड़ें, कैसे, ठीक है। या खेत में ट्रैक्टर के साथ में एक उपकरण लगा होता है जिसको हैरो बोलते हैं, गोल गोल तवे से होते हैं, हैरो बोलते हैं, उससे उन पौधों को वहां से हमने हटा देना। पहले चरण में ये आता है, ठीक है। अगर भूमि थोड़ी सी ऊंची नीची हो चुकी है, समतल सी नहीं है, तो हम उनको
ऊंचे नीचे भाग को हम समतल कर देते हैं। ठीक है, अब दोबारा से इसको एक क्रमबद्ध तरीके से मिट्टी की तैयारी को क्या कहेंगे? मिट्टी की तैयारी से हमारा अभिप्राय है खेत को फसल उत्पादन के लिए हल के द्वारा, हैरो के द्वारा, कुदाली के द्वारा, कल्टीवेटर के द्वारा फोड़ा कर देना। यहां जो खेत शब्द आया है, यहां बेहतर ढंग से बोलें तो मिट्टी को इन उपकरणों के द्वारा फोड़ा कर देना ही क्या कहलाता है? मिट्टी की तैयारी कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब जब मिट्टी की तैयारी करते हैं, आप खेत में हल चलाते हैं, हैरो से उसको जमीन को, मिट्टी को फोली करते हैं, आप कुदाली से करते हैं, या ट्रैक्टर के साथ लगने वाला जो कल्टीवेटर होता है उस मशीन से करते हैं। इससे क्या होगा? जो मिट्टी है वो पलट जाएगी, ऊपरी जो हिस्सा है वो नीचे चला जाएगा, नीचे वाला हिस्सा है मिट्टी का ऊपर आ जाएगा। इससे होगा क्या? खेत के अंदर जो छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं, जो पिछली फसल हमने उस खेत के अंदर जो बोई थी, उसकी जड़ें भी उखड़ जाएंगी, और वो पौधे जो बेकार के थे वो भी उखड़ जाएंगे, सूख जाएंगे। सूखने के बाद कुछ समय के बाद वो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवों के द्वारा गला दिए जाएंगे, सड़ा दिए जाएंगे, या दूसरे शब्दों में कहें अपघटित कर दिए जाएंगे। तो इन पौधों का अपघटन होने से मिट्टी के अंदर एक खाद बन जाएगी, जो आने वाली फसल के लिए बहुत ही काम की होगी। क्योंकि जिस तरह से हमें हमारा भोजन चाहिए, भोजन के अंदर पोषक तत्व होते हैं, तो पौधा भी जो बढ़ेगा तो उसको भी तो भोजन की आवश्यकता होगी, जो पोषक तत्व चाहिए, जो मिट्टी से उसको पोषक तत्व मिल जाएंगे, वो खाद उस पौधे को पोषक तत्व प्रदान करेगी। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या होता है? हम श्वास लेते हैं, श्वास के साथ हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचती है, और ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, हमसे सुचारू ढंग से हमारे शरीर की कोशिकाएं काम करते हैं। इसी तरह से पौधों को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है अपनी सभी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। हम तो सांस लेते हैं बच्चों नाखों के द्वारा, और फिर शरीर के प्रत्येक भाग में, पैर की उंगली से लेकर हाथ की उंगली है या सिर के बाल की जड़ है, वहां तक जो ऑक्सीजन पहुंचती है हमारे नाकों से, फेफड़ों से होती है। लेकिन बच्चों यहाँ अगर आपको ज्ञात हो कि पौधे के जो सांस लेने के जो अंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जड़ें अपना अलग सांस लेती हैं, तना अपना अलग श्वास लेता है, पत्तियां अपना अलग श्वास लेती है। यानी पत्तियों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो वो अपनी ऑक्सीजन लेती है, तने को जरूरत होती है तो तना अपनी ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, जड़ को जरूरत होती है, जड़ अलग लेती है। जब छोटे छोटे बीज होते हैं, जमीन में हमने डाल दिए हैं गिल्ली मिट्टी के अंदर, या कहिए नम मिट्टी के अंदर, बीजों का अंकुरण होगा तो उन्हें भी श्वास लेना पड़ेगा, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए। तो सबको अलग अलग तरीके से पौधे के विभिन्न भाग हैं, उनको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। तो जब हमने मिट्टी की तैयारी में हल चलाकर मिट्टी को फोला कर दिया है ना, उसमें उस फोली जमीन के अंदर हवा भी भर जाती है। हवा भरने से जब हम उस मिट्टी के अंदर बीजों को बोने के लिए डालेंगे तो बीजों का जो अंकुरण होगा तो उन्हें श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिएगी, और वो ऑक्सीजन आसानी से मिल जाती है फोली मिट्टी होने से। ठीक है बच्चों, अगला जो होता है मिट्टी की तैयारी का जो चरण में, पहले में हमने मिट्टी को फोली कर दिया है, उसके अंदर से क्या हुआ कि आसानी से ऑक्सीजन चली गई है। दूसरा क्या होगा, हमने बताया कि उसके अंदर है जो भी पेड़ पौधे थे गल सड़ गए, वो खाद में बदल गए। तीसरा कार्य क्या होगा, वहां सूक्ष्म जीव जो पौधों के लिए या ये किसान के मित्र होते हैं वो आसानी से पैदा हो जाते हैं। इनमें एक नाम आता है, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा भी था, केचुआ या लाल केचुए के नाम से पढ़ा था। क्योंकि यही जो केचुआ है या लाल केचुआ है, जो ये पौधे बेकार के पौधे पहले थे,
वो गलेंगे, सड़ेंगे। इन्हीं गले सड़े पौधों के जो अवशेष है, इन्हीं से कोई केंचुआ क्या कर देगा, खाद में परिवर्तित कर देगा केंचुआ। इसके साथ साथ में और भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो इस जमीन का फौले होने से, भूमि का फौला होने से, मिट्टी का फौला होने से वहां पर वो अपनी वृद्धि करते हैं। जैसे आप लोगों को ध्यान होगा, फलीदार पौधों की जड़ों में एक जीव पाया जाता है, नाइट्रोजन सहजीव। अलग अलग फलीदार पौधों में अलग अलग तरह के होते हैं, एक का नाम आता है राइजोबियम। वो भी इस तरह के भी सूक्ष्म जीव आसानी से वहां पैदा हो जाते हैं जो किसान के मित्र के रूप में काम करेंगे। ये पौधे के लिए पोषक तत्वों की प्रचुरता भूमि के अंदर बना देते हैं। ये तो बच्चों बात हुई किसकी, मिट्टी की तैयारी की। ठीक है बच्चों, और मिट्टी की तैयारी करने के लिए जो यंत्र हमने यहाँ बताए थे, हल है, हैरो है, कुदाली है, ठीक है, और कस्सी है, कसोला है, कल्टीवेटर है, ये सारे कौन है, मिट्टी की तैयारी करने के यंत्र है। अगला जो चरण आता है मिट्टी की तैयारी के बाद में, बुआई का आता है। किसका आता है, बुआई का। बुआई से हमारा अभिप्राय क्या होता है, मिट्टी के अंदर बीजों का बोना ही बुआई कहलाता है। मिट्टी के अंदर बीजों का बोना ही बुआई कहलाता है। बुआई कैसे कैसे की जाती है, अलग अलग फसल की अलग अलग बुआई होती है। अगर आपको फलदार पौधे हैं जैसे आम, अमरूद इत्यादि हैं, उनको बीजों को जमीन में डाल दिया जाता है, फिर उनकी पौध तैयार हो जाती है, अलग अलग समान दूरी, एक समान अंतराल पे उनको बो दिया जाता है। अगर कभी आप बुआई का जो समय हो, जैसे इन फसलों का जो बुआई का समय था, इसके ऊपर गौर फरमाएं तो खेतों में पहुंचे तो आप देखेंगे किसान कैसे बोते हैं, हल के द्वारा भी बोते हैं, है ना, सीड ड्रिल मशीन है, इसके द्वारा भी बोते हैं, है ना। एक बार दोबारा से पुनः इसके ऊपर चले, बुआई भूमि के अंदर या मृदा के अंदर या ये कहिए मिट्टी के अंदर हल के द्वारा, सीड ड्रिल मशीन के द्वारा बीजों का बोना ही बुआई कहलाता है। बुआई करते समय बच्चों एक विशेष ध्यान रखना होता है, फसलों के जो बीज है या कहिए पौधों के जो बीज हैं वो भूमि में एक उचित गहराई तक जाने चाहिए। अगर भूमि के कुछ उचित गहराई तक नहीं पहुंचेंगे, भूमि से ऊपर रह जाएंगे, तो उनका अंकुरण समान रूप से नहीं होगा या बिल्कुल भी नहीं। इसकी वजह क्या है, अगर बीज भूमि में ऊपर रह जाते हैं तो पक्षी इत्यादि उन बीजों को उठा के अपना भोजन बना लेंगे और खेत के अंदर फसल के लिए कोई पौधा पैदा नहीं होगा। दूसरा कारण यह है कि उन बीजों को जमीन के अंदर हम डालते हैं, वो उचित गहराई पे नहीं पहुंचता है, तो गर्मी की वजह से, सूर्य की ताप की वजह से भूमि की ऊपरी परत सूख जाती है और सूखी जमीन के अंदर, सूखी भूमि के अंदर बीजों का अंकुरण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। तो इसीलिए उनको उचित गहराई तक भेजा जाता है ताकि जहां नम मिट्टी हो उसमें बीजों का अंकुरण आसानी से हो सके। ठीक है बच्चों, फिर अगली बात आती है, जो बीज आपने भूमि के अंदर डाले हैं, किसान ने भूमि के अंदर डाले हैं, बुआई करते समय उन बीजों के बीच में दूरियां भी उचित होनी चाहिए, समान अंतराल पे गिरनी चाहिए। एक बीज यहाँ गिरा है तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, जितनी दूरी पौधे की होनी चाहिए। क्योंकि जब पौधा बीजों के अंकुरण के बाद जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका आकार भी बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी, परिवर्धन होगा, वो जगह घेरेगा। तो एक दूसरे के बीच में जैसा जो पौधा होता है, जिस फसल का पौधा होता है, जिसको जितनी जगह चाहिए उतनी दूरी पे उसको
बोया जाता है। जब वो बढ़ेगा तो उसको जगह चाहिएगी, तो वो दूसरे पौधे से प्रभावित भी होगा बच्चों, ठीक है। और ध्यान रहे, आप भी जब अपने क्लासरूम में बैठते हो, आपके बेंच के ऊपर से जितने बच्चे बैठ सकते हैं, एक बेंच के ऊपर 2 बच्चे बैठ सकते हैं, 3 बच्चे बैठ सकते हैं। अगर एक एक्स्ट्रा बच्चा आ जाता है तो आपको थोड़ा सा इजी नहीं रहता, आप परेशान हो जाते हो, तंग हो जाते हो। तो ठीक इसी तरह से इनके साथ भी होता है। एक कारण और है इसका, जो उचित दूरी पे रखने का सबसे बड़ा कारण है, जब बीजों को बोया जाता है तो 2 बीजों के बीच में या 2 पौधों के बीच में उचित दूरी इसलिए रखी जाती है क्योंकि जब बीज से अंकुरण के बाद पौधा बड़ा होता है तो वो भूमि से पोषक तत्व लेता है खाद के रूप में, है ना, अपनी जड़ों के द्वारा। अगर वो पास पास होंगे तो 2 पौधे पास पास हुए तो एक ही जगह से 2 पौधे भोजन ज्यादा लेना शुरू कर देंगे पोषक, तो भूमि के अंदर कौन हो जाएगी, भोजन की कमी हो जाएगी पौधे के लिए, या कहिए पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, जिससे पौधा कौन हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक प्रकार से वृद्धि नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। मान लीजिए आज से आप अपने क्लास के अंदर लंच के लिए एक टिफिन लेके आए, उसमें आप 2 रोटियां लेके आए, आपने खा लिया, आपका पेट भर गया। नेक्स्ट डे आप फिर 2 रोटियां लेके आते हैं और आपका साथी आता है और वो कहता है मैं आज टिफिन नहीं लेके आया, क्या आप मेरे साथ में अपना टिफिन शेयर कर सकते हो? आप कहते नो, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, दोनों मिलकर खाएंगे। और उन दोनों रोटियों में से एक रोटी आपके दोस्त ने ले ली, या ब्रेड है, एक ब्रेड आपके दोस्त ने ले लिया, एक आपने ले लिया, दोनों तृप्त हो गए। लेकिन कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगता है आज तो पेट भरा नहीं, घर पे आते हैं आप शिकायत करते हैं, मम्मी जल्दी खाना दो, भूख लगी। क्यों नहीं भरा पेट? क्योंकि भोजन तो उतना ही था और भोजन को बांटने वालों की संख्या आज बढ़ चुकी थी। इसी तरह से पौधों के साथ भी ऐसा ही होता है बच्चों। इसलिए पौधों को जब बीजों को जमीन के अंदर बोया जाता है तो उनके बीच में उचित दूरी का ध्यान रखा जाता है। ये बात हुई बोआई की, बीजों को भूमि के अंदर बोना, ठीक है। किसके द्वारा? हल के द्वारा, सीड ड्रिल मशीन के द्वारा जो ट्रैक्टर से संचालित की जाती है, ठीक है। हल है वो पशुओं के द्वारा या मनुष्य के द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। जब बीजों को जमीन में बोया जाता है तो एक उचित गहराई पे बोया जाता है, उनके बीच में उचित दूरी रखी जाती है, ठीक है। ये बात हुई बुआई की। अब बच्चों, हल नाम का जो यंत्र आया है ये क्या होता है? हल लकड़ी का बना होता है। आजकल जो हल आते हैं वो धातु के बने होते हैं, लोहे के भी बने होते हैं। लेकिन हल का जो निचला हिस्सा होता है नुकीला होता है, इस तरह से नुकीला होता है, ये मिट्टी को फाड़ता है, पलटता है। हल का जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा इस तरह से मुड़ा होता है, उसे हैंडल कहते हैं। उसको पकड़ा जाता है, किसान उसको पकड़ लेता है और जो पाटल को जमीन के अंदर धंसा देता है। फिर हल के यहां पर एक लकड़ी का लंबा डंडा सा लगा होता है, जो हल को खींचने वाला जो पशु है, चाहे वो बैल है, भैंसा है, जो भी है पशु है, उसके कंधे पे डाले जाने वाले जुए या जोत, जो कंधे के ऊपर जो लकड़ी का जो हिस्सा डलता है 2 बैलों के बीच में, आपने देखा होगा, उसे जोत या जुआ कहते हैं, उसके साथ बांध दिया जाता है। पशु उसको खींचता है, किसान हल को पीछे से जमीन में धंसाता है और जमीन फटती जाती है, ठीक है बच्चों। लेकिन जब हल को बीजों की बुआई के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो हल के पीछे एक पाइप बांध दिया जाता है। पाइप का ऊपरी जो हिस्सा होता है कुछ कीप के आकार का होता है। आपने देखा होगा जब तेल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं, वो कीप होती है। आपने आप साइंस लैब में भी देखा है, कांच का बना एक उपकरण होता है जिसको हमने कीप बताया था। वो कीप के आकार होता है, उस कीप के आकार के अंदर से हम उसके अंदर बीजों को
समान मात्रा में कीट में से ऐसे ऐसे धीरे धीरे हल के पिछले हिस्से में से किसान डालता जाता है और हल समान गति से ऐसे 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 आगे बढ़ता रहता है, बीज भी फिर समान दूरी पे गिरते हैं, एक दो ऐसे गिरते रहते हैं। ये हल के द्वारा होगा। हल के से अगर हम बिजाई करते हैं तो समय ज्यादा लगता है, थोड़े से क्षेत्र को के अंदर बिजाई करने के लिए काफी समय लग जाता है, मैन पावर लगती है ना। और ट्रैक्टर की सहायता से अगर हम सीड्रिल मशीन का उपयोग करके अगर बीजों की बुआई करते हैं तो उसमें समय की भी बचत होती है, मैन पावर की भी बचत होती है ना। अरे बात समझे। तो आधुनिक जो तरीका है बीजों का बोना सीड्रिल मशीन से है, और जो परंपरागत या ये कहिए पुराने समय से चला आ रहा जो तरीका है वो कौन है, हल द्वारा बीजों को बोना। इसी तरह से जब मिट्टी की तैयारी की थी तो मिट्टी की तैयारी के अंदर एक चरण जो मैं आपको ठीक ढंग से शायद नहीं बता पाया, यहाँ पर एक जुताई आया था। जुताई का मतलब ये क्या होता है, हल या हैरो या कल्टीवेटर से मिट्टी को पलटना ही जुताई करते हैं। तो जुताई करने के लिए भी हल का प्रयोग होता है। अगर हल से जुताई करते हैं तो वो पारंपरिक तरीका है, अगर हैरो या कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे जोड़ देते हैं और उससे अगर हम जुताई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जुताई करने का आधुनिक तरीका। तो बच्चों मिट्टी की तैयारी, उसके बाद जुताई, ठीक है, हल या हैरो से मिट्टी को पलटना और कृषि के कुछ औजार और बुआई तक हम पहुंच चुके हैं।